क्लास 9 साइंस चैप्टर 8 मोशन। रिवीजन करेंगे हम चैप्टर की। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है, सबसे पहले मोशन, इसी को डिफाइन करेंगे कि क्वेश्चन हमारा पहला बनता है। हमने बुक पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डिफाइन मोशन। मोशन किसे कहेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। देखो, यहाँ आंसर मार्क है, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन, कब? व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। और इसके साथ में हम साथ में ये भी लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज करती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन में कहेंगे। अब जैसे हम अर्थ पे रेस्ट पे बैठे हुए हैं, लेकिन अर्थ सन के रिस्पेक्ट में, अदर प्लेनेट के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो मोशन को स्टडी करते हुए देखा जाता है कि स्टडी किसके रिस्पेक्ट में है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर ए पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर पर्सन। कोई ऑब्जेक्ट किसी एक के लिए तो मोशन में हो सकती है और दूसरे के लिए रेस्ट पे। कोई पैसेंजर अगर बस में मूव करता है, फॉर ए पैसेंजर इन अ मूविंग बस, रोड साइड ट्रीज, रोड के साइड में जो पेड़ पौधे हैं आपको पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, बैकवर्ड। लेकिन अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, लेकिन जो पर्सन साइड में खड़े हैं उनके परसीव्स में बस अलोंग विद पैसेंजर आर एज मूविंग, उन्हें लगेगा कि बस और पैसेंजर मूव कर रहे हैं। जबकि पैसेंजर जो बस के अंदर हैं वो एक दूसरे के देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि सारे पैसेंजर रेस्ट पे हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन कहां से किसे देख रहा है। इस पे क्या क्वेश्चन बनेगा? इस पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऊपर हमने लिखा है क्वेश्चन सेकंड का ये आंसर है। क्वेश्चन सेकंड क्या है आप देखो, मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, एक्सप्लेन। मोशन एक रिलेटिव टर्म है, इसे एक्सप्लेन करो। तो उसके एक्सप्लेनेशन में यही आंसर आएगा कंप्लीट पैराग्राफ में। ये डिपेंड करता है मोशन की कौन किसको देख रहा है, किसके रिस्पेक्ट में है। सेम ऑब्जेक्ट किसी एक के लिए मोशन में और दूसरे के लिए रेस्ट पे हो सकती है। आप इस एग्जांपल से इसे समझा सकते हो। आगे व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन ऊपर जो लिखा हुआ था, थर्ड रेफरेंस पॉइंट किसे कहेंगे? तो इसी पेज पे बिल्कुल लास्ट में लिखा है टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट की जरूरत है जिसे रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन कहेंगे। उस स्पेसिफिक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिफाइन रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पे। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये फोर्थ का आंसर है, क्वेश्चन 4। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। फिफ्थ है व्हाट इज डिस्टेंस। इसका आंसर मैंने आगे लिखवाया हुआ है, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली रास्ता कवर करता है उसकी लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, यहां बना के बता रहा हूं, ए पे कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ वो 3 किलोमीटर जाता है बी पे, और बी से सी पे 4 किलोमीटर आता है। तो इस केस में डिस्टेंस कितना है? 3 + 4 7 किलोमीटर। मैं साइड में लिख देता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू 3 + 4 = 7 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 7 किलोमीटर। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, जो पाथ उसने कवर किया, ए से बी पे आया, बी से सी, उसको एक्चुअली हमने मेजर किया, उसकी लेंथ को डिस्टेंस करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, डिस्प्लेसमेंट
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मीनिंग क्या है? आप देखो इनिशियल पोजीशन क्या थी, ए पॉइंट पे था, फाइनल कहाँ है, सी पे, तो ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी इन्हें सीधा ज्वाइन कर दो। तो ये ए सी जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट मैं यहां लिखवा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट यानी ए सी। अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, प्लस करेंगे 25, उसका रूट लगाएंगे तो ये 5 किलोमीटर। तो इनिशियल और फाइनल के बीच सीधी लाइन ज्वाइन करें तो उसकी लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसीलिए डेफिनेशन में लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called displacement। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता हमारा 9th क्वेश्चन, मैंने नीचे दिया हुआ है साइड में देखो, क्वेश्चन 9, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज मैग्नीट्यूड। किसी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहें। सिक्स्थ जो डिस्प्लेसमेंट है उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, जो सिक्स्थ क्वेश्चन था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटी का क्या मीनिंग है, ये मैंने नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देखो साथ में पढ़ो, आंसर में समझाता हूँ। ऊपर 6 क्वेश्चन हो गए थे, 7th यहाँ है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे? The quantity which can be measured and obey the laws of physics। वो क्वांटिटी जिसे मेजर कर सके और जो फिजिक्स के लॉ को ओबे करे फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, मास, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसी कोई भी चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो तो उन्हें फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब जैसे तुमने डिस्टेंस निकाला 7 किलोमीटर, तो इस 7 किलोमीटर में जो 7 है उस 7 को ही हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर्स वाली वैल्यू, किसी फिजिकल क्वांटिटी में उसे मैग्नीट्यूड। तो फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। 7 किलोमीटर में 7 मैग्नीट्यूड और किलोमीटर यूनिट है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज मैग्नीट्यूड? इसका आंसर ये सामने लिखा हुआ नंबर डाल के, आप अपनी बुक साथ में खोल के बैठो और मार्क करोगे तो ज्यादा आराम से आप इन्हें बाद में याद कर पाओगे, डबल मेहनत से बच जाओ। 9th, डिफाइन स्केलर क्वांटिटी, राइट 2 एग्जांपल। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? देखो, जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी which need only magnitude to describe। There are certain physical quantities which are described by specifying only their numerical value। जैसे टाइम 7 आवर्स, यूनिट साथ में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, विदाउट डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बिना डायरेक्शन के, जिसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताने की भी जरूरत है, उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है डिस्टेंस और स्पीड, साथ में लिखवाया है क्वेश्चन नंबर 9, एग्जांपल डिस्टेंस और स्पीड। वेक्टर क्वांटिटी, ये 10th का आंसर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ साथ में दिखा देता हूं। द क्वांटिटी विच नीड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत है, उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। ये जो डिस्प्लेसमेंट था ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। जिसपे डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है?
एक क्वेश्चन बड़ा पेपर में आता है बेटा, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? पहला तो इनकी डेफिनेशन लिख दो जो पीछे डिस्कस की थी। डिस्टेंस लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा डिस्टेंस का लिखो, अभी पढ़ा था हमने, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तीसरा डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता मूविंग ऑब्जेक्ट का, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ये या तो डिस्प्लेसमेंट से कम होगा या बराबर। बराबर कब होगा? एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, राइट द कंडीशन व्हेन डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, जब ऑब्जेक्ट सीधे रास्ते पे मूव करती है, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना वापस आए, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, डिफाइन, क्या डिफाइन करना है? यूनिफॉर्म मोशन। किसे कहेंगे यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म मतलब जो चेंज ना हो, तो ऐसा मोशन जो चेंज ना हो। लिखेंगे कैसे? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंसेस बराबर दूरी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, बराबर टाइम इंटरवल में कवर करे, तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए इसमें? स्मॉल, छोटा होना चाहिए, यानी 2-2 घंटे में चेक करें हम, पहले 2 घंटे में कितना, अगले 2 घंटे में। बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल होना चाहिए। अगर स्मॉल टाइम इंटरवल में हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर करते हैं तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन नीचे लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो बराबर है लेकिन अब डिस्टेंस अनइक्वल है, तो हम उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ऐसा मोशन जो चेंज हो रहा है बार बार। एग्जाम्पल, पहले वाला, हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे हो, 100 की स्पीड फिक्स है, फिक्स है तो इक्वल। दूसरा, आप बाजार में से जा रहे हो, साइकिल, मोटरसाइकिल पे या भीड़ वाले रोड पे, तो कभी आपकी स्पीड कम होती है और कभी ज्यादा, तो ऐसे में हम इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। 13 क्वेश्चन, डिफाइन स्पीड, राइट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। तो स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करती है, स्पीड है, तो ये स्पीड की डेफिनेशन है। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड में कितने मीटर कवर किया वही स्पीड है। तो मीटर यानी डिस्टेंस के लिए SI यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट स्पीड। फिर उसने कहा है फॉर्मूला भी बताओ, तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं, स्पीड इक्वल टू, स्पीड आपने बचपन में किया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एवरेज स्पीड, और इसका भी फॉर्मूला बताओ। तो क्वेश्चन 13 का आंसर तो यहाँ है स्पीड का। क्वेश्चन 14 एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर टोटल डिस्टेंस है टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो स्पीड कैसी आएगी? एवरेज स्पीड आएगी। ये नीचे फॉर्मूला है। यूनिट इसकी वही मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड। एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे स्पीड के लिए भी वेलोसिटी, ये वाला वी शब्द यूज करेंगे, ये स्पीड है, और वेलोसिटी के लिए भी वी शब्द यूज करेंगे। एस, पहले बचपन में स्पीड के लिए एस यूज करते थे, लेकिन यहाँ एस का मतलब है डिस्टेंस। देखो ये लिखा ऑब्जेक्ट ट्रेवल ए डिस्टेंस एस,
डिस्टेंस के लिए s, टाइम के लिए t, देन स्पीड, स्पीड के लिए v। तो ये शब्द सिंबल्स का ध्यान रखना बेटा। डिस्टेंस यहाँ, डिस्टेंस के लिए यहाँ 1/9 में, और इसके बाद क्या यूज करेंगे, s, टाइम के लिए t और स्पीड के लिए v। तो v इज इक्वल टू, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हमने फॉर्मूला अभी पेज के ऊपर लिखा है ऊपर की तरफ। ऐसे ही अब आ गया आपके पास डिफाइन वेलोसिटी, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर यही है। स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड को ही वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल v अपॉन में। तो ये एवरेज। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी दोनों की सेम यूनिट है मीटर पर सेकंड, m⁻⁻⁻1 या मीटर अपॉन में सेकंड। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम भी फॉर्मूला है, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2 भी फॉर्मूला है। तो दो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, वो लिख सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, डिफाइन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसे कहेंगे, आंसर ये ऊपर है 17 का। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कितने टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसी को एक्सेलरेशन कहेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। नेक्स्ट पेज पे इसका फॉर्मूला और यूनिट दे रखी है, वो पढ़ते हैं। देखो, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। वेलोसिटी में चेंज कैसे पता लगेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। फाइनल यानी बाद की वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो बाद वाली वेलोसिटी ज्यादा है, पहले वाली कम, तो ज्यादा माइनस कम पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रही है, तो बाद वाली वेलोसिटी कम होगी, तो कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और उस टाइम एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। Acceleration is taken as positive if direction of velocity is positive, और negative when opposite to the direction of velocity। अगर velocity के opposite acceleration है तो negative। ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड पावर -2, मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर है। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे है और वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज है इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। अदरवाइज अगर अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटीज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसके क्वेश्चन हमने पिछले पेज पे नीचे लिख दिए थे, 18, 19, 20। 21 क्वेश्चन देखो, राइट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला है v-u/t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहीं बना देते हैं। ये वेलोसिटी, ये टाइम। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यानी ये नीचे की तरफ लाइन आएगी, टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी कम, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब, और एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म कब। इन सब क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पढ़े हैं। दोबारा आप इन्हें ढूंढ के देखना, मिल जाए, समझ में आ जाए तो याद करो।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फर्स्ट आपके पास है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओगे तो उसमें दिखेगा क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड के लिए होता है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन है तो हम इसे यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ कहेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो कैसे बनाते देखना। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आप इधर डिस्टेंस इधर टाइम, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ऐसे हो जाता, ऐसे कर। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो अगर डिस्टेंस के से टाइम के पैरेलल लाइन ले आओ तो ये रेस्ट, ऑब्जेक्ट किस में, अब रेस्ट में, तो रेस्ट के लिए ये होता है। अगर मैं डिस्टेंस और टाइम में एक ऐसा ग्राफ बना दूं ये लाइन, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे पॉसिबल नहीं है। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहे हैं और टाइम बता रहे हैं सेम। इस पे जितने भी पॉइंट है वो बता रहे हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन, पोजीशन तो सेम है और टाइम अलग अलग है, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। इसमें बता रहे हैं कि कभी डिस्टेंस ज्यादा कभी कम, टाइम चेंज हो रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म। और ये यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने यहाँ पे बनाए हैं। इनमें से कोई भी आपसे बनवा सकते हैं या ग्राफ देके पूछ सकते हैं कि ये क्या बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। जब वेलोसिटी और टाइम है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये जो एरिया है, ये एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट शो करता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया आपको क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है। एक मैं क्वेश्चन आपको साथ साथ बताना चाहूंगा इस बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। हम यहाँ बढ़ा रहे हैं, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। अगर ग्राफ ऐसा है, फिर ऐसा ऐसा ऐसा, ये, तो यहाँ पे तीन एरिया आ जाते हैं, एक ये एरिया, एक ये एरिया और एक ये एरिया। अगर मैं इन तीनों एरिया को निकाल लेता हूँ, निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू दे रखे होंगे, नंबर्स दे रखे होंगे। तो वही लेंथ हाफ बेस इंटू हाइट से ट्रायंगल, बेस इंटू हाइट से रेक्टेंगल, और ऐसे बेस इंटू हाइट से रेक्टेंगल। तीनों एरिया, मान लो ये फर्स्ट एरिया है, ये सेकंड एरिया और ये थर्ड एरिया है। अगर मैं तीनों एरिया को ऐड कर दूं, फर्स्ट का एरिया प्लस सेकंड का एरिया प्लस थर्ड का एरिया, तो जो एरिया आएगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। किसके बराबर, डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं ऊपर वालों को प्लस कर दूं 1 और +3 और नीचे वाले को माइनस कर दूं -2, तो अब जो मेरे पास आएगा वो डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताता है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव वाले लो और नेगेटिव वाले को माइनस कर दो तो डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ पॉजिटिव ले लो और नेगेटिव वाले को भी उसमें प्लस ही कर दो, सब एरिया को प्लस कर दो तो डिस्टेंस। तो ऊपर ये जो दे रखा है इसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर ही होंगे। और सिर्फ वन वर्ड में पूछें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या बताता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेक्टली हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना है या डिस्टेंस ट्रेवल्ड आप कह सकते हो। तो आप कैसे आंसर दोगे, आप इसको मान लो वो कहीं 10 से 20 सेकंड, 10 से 20 सेकंड के बीच कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा। ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ करके इसे दो पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। दोनों का एरिया अलग अलग निकालने। रेक्टेंगल का बेस क्या है, 10 यूनिट, 10 से 20, 10।
हाइट क्या, यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ पे कोई हाइट आ रही है, तो ये 10 से सपोज 18 तक आ रही है, तो 18 मीटर को 10 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 यहाँ पे आ जाएगा मीटर। ऐसे ही ऊपर नीचे का बेस 10 और हाइट आपके पास, यहाँ से हाइट देख लेना कितनी है, जो भी होगा मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ से 2 से डिवाइड करेंगे, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ABCDE अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द डिस्टेंस S traveled by the car will be given by the area, और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ही बराबर होगा, क्योंकि हम हमेशा स्ट्रेट लाइन पे मोशन को स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में। यहाँ स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस है, वो बताता है। तो ये ध्यान रखना किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको सोल्व करना है। इससे नेक्स्ट टॉपिक में आपके पास है बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो इन तीनों को आपको प्रूव करना है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना के इस तरह से। ये अलग वीडियो में तीनों को प्रूव करना सिखाएंगे, प्लस इसके जो पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आंसर वो भी अलग वीडियो में। आज सिर्फ हम थ्योरी करेंगे। लास्ट टॉपिक आपके पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे। आप देखोगे जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। When velocity of an object changes, we say that object is accelerating। और ऑब्जेक्ट में चेंज किस वजह से हो रहा है, वेलोसिटी में, ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, डायरेक्शन की वजह से। सर्कुलर पाथ पे हमेशा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदलती है तो वेलोसिटी बदलेगी, इसलिए हम उसे एक्सेलरेटिंग कहेंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो जैसे भी मूव करे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी सर्कुलर पाथ पे, और इसलिए हम उसे एक्सेलरेटिंग मोशन कहेंगे। सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट हमेशा एक्सेलरेट करता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला 2πr/t, ये आपका सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला है। क्लियर है? तो यहां तक चैप्टर की थ्योरी आपकी खत्म हो जाती है। पूरे चैप्टर को एक एक वर्ड करके रीड करना, जो नहीं समझ में आए वो उसे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा?